रचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार, प्रस्तुत है एक गांव की कहानी। इसे लिखा आशा शैली ने। गांव से मतलब वो क्षेत्र, धरती का वो भाग जहां मेहनती लोग बसते हो, खेती हो, हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, अन्न और फल हो, गाय भैंस हो, दूध घी हो, पक्षियों की चहचहाट हो, खुले बहते झरने नदियां हो, खुला आकाश हो, साफ हवा हो, जानवरों के लिए चारागाह हो, यानी मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र के लिए जीने के साधन हो। जहां जाकर मन को आनंद मिले वो स्थान गांव है। शहर तो बात की बात है और प्रकृति के प्रमाण है, परंतु जीवित रहने के लिए हर एक शहर को इन्हीं गांव पर निर्भर रहना होता है। शायद इसीलिए गांव को भारत की आत्मा भी कहा गया है। विदेशों का मुझे पता नहीं, पर अन्न और जल तो वहां भी खेतों से ही मिलता है, धरती से मिलता है। प्रत्येक जीव को उदर पूर्ति के लिए इन्हीं गांव की ओर देखना पड़ता है। इस हिसाब से कहा जाए तो गांव सृष्टि के प्राण है। गांव सभ्यता के आदिकाल से ही नगरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है, और ये भी उतना ही सत्य है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बालक ही पढ़ लिख कर नगरों की प्रगति में योगदान देते हैं। अतः दोनों ही कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ अन्न, दूध और दूसरी बहुत सी चीज़ें हम गांव से लेते हैं, वही हम शहरों को मिलों और उद्योगों के लिए कच्चा माल देकर वस्त्र और दूसरी बहुत सी वस्तुएं शहर से लेते हैं। परंतु ये सब कच्चा माल गांव से ही शहर को मिलता है। ऐसे में गांव को देश की आत्मा कहना भी कुछ गलत ना होगा। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के गांव की बात है, तो किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में स्थिति निर्विवाद सत्य है कि पहाड़ी गांव की कृषि व्यवस्था वर्षा पर निर्भर होती है। सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण पहाड़ों का खेतीहर अक्सर ही अभाव से जूझता है। कभी अतिवर्षा के कारण फसलें नष्ट हो जाती है, तो कभी अनावृष्टि और कभी ओलावृष्टि भी झेलनी पड़ती है। ऐसे में गांव का अन्नदाता किसान किस हालत में है, ये देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये बात आज भी सच है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी प्रगति क्यों न कर ले, अन्न तो आपको गांव ही देंगे। मैं अपनी बात करूं तो शायद मेरी अपनी आत्मा ही गांव में बसती है। गांव में पली बड़ी होने से गांव मुझे बचपन से ही बेहद पसंद है। रहस्य की बात बताऊं, मेरा जन्म भी तो गांव में हुआ था। विवाह के बाद मेरी हट के कारण मेरे पति को गांव में ज़मीन खरीदनी पड़ी। भले ही उनकी नौकरी के कारण मुझे ज़मीन की देखभाल के लिए गाँव में अकेले रहना पड़ा। शिमला ज़िला की तहसील, तब तक शिमला ज़िला नहीं बना था, उस समय ज़िला महासू कहलाता था। महासू भी दो भागों में बटा था और रामपुर बुशहर का ये क्षेत्र अपर महासू कहलाता था। मैं जिस गांव की बात करने जा रही हूँ वो रामपुर बुशहर से 16.5 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के किनारे बसा हुआ है और सेब की बागवानी का प्रमुख क्षेत्र है। हिमाचल का ये मैदानों से दूरस्थ क्षेत्र था, और जो ज़मीन हमने खरीदी वो एकदम बंजर और चट्टानी धरती थी। इस गांव का नाम गौरा था। इस समय गांव तक आने जाने के साधन भी नहीं थे। हाँ, खच्चर मार्ग अवश्य था, जिसके विषय में कहा जाता है कि वो पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के सैनिकों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था। इस मार्ग का नाम हिमाचल तिब्बत मार्ग था, अर्थात ये मार्ग रामपुर तक सीमित नहीं था। इसी मार्ग से महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने 3 बार पैदल तिब्बत तक की यात्रा की थी, जिसका वर्णन उनकी यात्रा विवरणों में मिलता है। मैंने उनके यात्रा विवरण में ग्राम गौरा का नाम और गांव में जिन लोगों से मिले उनके भी नाम पढ़े हैं। ये भी कि गांव के बुजुर्गों से सुना है कि विश्वविख्यात रवि मेला भी किसी समय इसी सड़क पर लगता था। आज के दौर में भी किन्नौर के लोग भेड़ बकरियों के रेवड़ लेकर शीतकाल में मैदानों की ओर जाते हैं। हालांकि अब कम होते हैं, पर चलते हैं और रात दिन चलते हैं। रात को कहीं भी डेरा लगाते हैं। कभी कभार सड़क की खुदाई में वहाँ पुराने बर्तन भी मिले हैं।
जो किसी डेरे वाले के दब गए लगते थे। हो सकता है कहीं चट्टाने खिसकने से कोई डेरा दब गया हो और उसका दबा हुआ सामान हो। ये बात सच इसलिए लगती है कि वर्तमान भारत तिब्बत मार्ग का तो सूत्रपात ही 1953 के बाद हुआ। मेरे पति ने बताया था कि वे भी कमर में रस्सी बांधकर छोटी कुदाली से पहाड़ पर उन स्थानों पर निशान लगाने जाते थे जहां से खुदाई के निर्देश मिलते और वहां मात्र पांव ठिकाने भर का स्थान होता था। आवागमन का एकमात्र साधन होने से ये सड़क मार्ग बहुत महत्व रखता था और इसी सड़क के किनारे पर बसा था ये गांव गौरा, जहां हमने जमीन खरीदी थी। मुझे क्योंकि अपने गांव की कहानी कहनी है, इसलिए ये विवरण बहुत आवश्यक था। ये गांव शहर रियासत में आता है। इस गांव का नाम गौरा क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि किसी समय संभवतः राजा वीरभद्र के पिता महाराजा पदम सिंह के समय की बात है। यहाँ हैजा महामारी की तरह फैल गया था और जब किसी तरह काबू में नहीं आया तो रियासत की रानी पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की माता ने अपने मायके मंडी की आराध्य गौरा देवी की मूर्ति को लाकर यहाँ स्थापना की थी। उसके बाद कहा जाता है कि महामारी अपने आप ही समाप्त हो गई, तभी से गांव का नाम गौरा पड़ गया। रियासतों का समय समाप्त हो गया। धीरे धीरे अन्न की पैदावार वर्षा पर निर्भर होने और परिणाम स्वरूप अभाव में रहने के कारण गांव का किसान बागवानी की ओर बढ़ रहा था। लोगों ने बिथरीली जमीन पर सेब, खुबानी, आड़ू, बादाम, नाशपाती, चेरी जैसे फलों के पेड़ लगाए। फल उत्पादन चूंकि अच्छे परिणाम दे रहा था, कुछ ही समय के बाद पूरा का पूरा क्षेत्रीय बागवानी पर आधारित हो गया और आत्मनिर्भर हो गया। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी। मैंने जो देखा और समझा उसके अनुसार पहाड़ में लोग बेघर नहीं होते, क्योंकि कुछ सुविधाएं सरकार की ओर से पहाड़ के किसानों को उन दिनों भी उपलब्ध थी। मकान बनाने की लकड़ी के लिए सरकार बहुत कम कीमत में जंगल से चील और रई तूश के पेड़ दे देती थी। गरीब से गरीब किसान अपने खेत से या जंगल से पत्थर लेकर अपने आप चिनाई करके रहने की व्यवस्था अवश्य कर लेता था। मैं जिन दिनों की बात कर रही हूँ उन दिनों छत के लिए भी पत्थर स्लेट का उपयोग किया जाता था, जिस पर कोई पैसा नहीं लगता था। मेरे खेत में भी छत के लिए स्लेट पत्थरों की बहुत बड़ी चट्टान थी, जहाँ से लोग पत्थर ले जाया करते थे। थोड़े थोड़े पत्थर इकट्ठे करते हुए किसान अपना गुजारे लायक घर बना लेता था। ऐसे में बागवानी ने चमत्कार किया। थोड़ी सी भी जगह होने पर लोगों ने जितने भी हो सके सेब के पेड़ लगाए। गरीब किसान को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। इसने क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया। सेब के बाग में 12 महीने काम रहता। पेड़ों की देखभाल के लिए दक्ष मालियों की आवश्यकता। फल तोड़ने से लेकर पेटियों में बंद करने और फिर बाजार में भेजने तक ढेरों कामों को कोई बाग का मालिक अकेले नहीं कर सकता था। यहाँ की अर्थव्यवस्था नेपाल तक जुड़ गई। मीलों तक फैले सेबों के बाग हिमाचल से नेपाल तक के लोगों का पेट भर रहे थे। जिधर देखो उधर गोरखा मजदूर दिखाई देते। यहाँ तक तो सब ठीक था। अब तक मेरा गांव एक समृद्ध बन चुका था। इस पट्टी का सेब अपने विशिष्ट स्वाद के कारण पहचाना जाने लगा था। गांव-गांव तक बिजली, पानी और सड़कें पहुंच गई थी। तब तक परिवहन निगम की बसें भी चलने लग गई थी और टेलीफोन की सुविधा से भी गांव जुड़ गया था। इसी समय यहाँ नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना का पदार्पण हुआ और गांव की बर्बादी का अध्याय लिखा जाने लगा। यहाँ मुझे लगता है कि कुछ इस परियोजना के बारे में भी कहना उपयुक्त होगा। बाद में ये परियोजना संजय विद्युत परियोजना के नाम से विख्यात हुई, परंतु नाथपा नाम के गांव से प्रारंभ करके झाकड़ी नाम के गांव में समाप्त होने के कारण इस योजना का नाथपा झाकड़ी परियोजना नाम रखा गया। ये योजना पूरी तरह पहाड़ को काटकर भीतर ही भीतर बनाई गई। वर्षों चलने वाली परियोजना थी। जाहिर था कि इस परियोजना के लिए रोड़ी बजरी भी लगनी ही थी। कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है ये। भारी मात्रा में निर्माण सामग्री की आवश्यकता थी। इसी निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु गांव के ठीक सामने की एक पहाड़ी जो खनन के लिए स्वीकृत हुई थी, निर्जन और पथरीली थी। उसी पर होने लगे भारी मात्रा में बारूदी विस्फोट। ये बात सन 1980 के आसपास की है। उस जमाने में 10,000 रुपये का क्या मूल्य था, ये तो आप लोग जानते ही हैं। दिन भर पहाड़ के सीने में अनगिनत छिद्र बनाए जाते,
और ठीक शाम 5 बजे धमाके शुरू हो जाते। पता ये चला कि प्रतिदिन 10,000 रुपए का बारूद इन धमाकों में काम में लाया जाता था। इतने अधिक बारूद के कारण एक साथ विस्फोट होता, पूरी घाटी झूले की तरह हिलने लगती थी। पत्थर दूर दूर तक उड़कर जाते। हमारा गांव तोड़ी जाने वाली पहाड़ी के सबसे निकट था, परंतु बात इसी गांव तक नहीं रही। 20 गांव इसकी चपेट में आ रहे थे। संध्या के 5 बजते ही लगता जैसे भूकंप आ गया। मेरे घर में रखी हुई कई तस्वीरें और सजावट का बहुत सारा सामान झटके के कारण शेल्फ पर से गिरकर टूट गया था। धीरे धीरे बारूद की धूल के कारण विषाक्त घास, पत्ती और पानी के प्रयोग से पशु पक्षी मरने लगे। घरों में दरारें पड़ गई जो हर शाम कुछ और गहरी हो जाती। कुछ कमजोर घर टूट बिखर भी गए। गरीब बेघर होने लगे। प्रदूषण के कारण वर्षा प्रभावित हुई और बहुत कम होने लगी, तो पानी की कमी से सेब उद्योग पर भी इसका प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी था। प्रतिदिन के भूकंप और अनावृष्टि से पेड़ सूखने लगे। सेब उद्योग, खेती और पशुपालन से जुड़े लोग बेरोजगार होने लगे। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। जनता के प्रतिनिधि मंडल सरकार पर दबाव बनाने लगे, लेकिन अरबों खरबों की जल विद्युत परियोजना बंद तो नहीं की जा सकती थी। अतः जनता को मुआवजा देने की बात होने लगी। संघर्ष लंबा चला और अंततः जनता को बहलाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में धनराशि सहायतार्थ दी गई। वो भी अधिकतर क्षेत्र के नेताओं और प्रभावशाली लोगों में वितरित हुई। बेघर निर्धन किसान को 5-10 हजार रुपए लेकर संतोष करना पड़ा। ऐसे समय में हम या हमारे बच्चे गिरमिटियां नहीं बनते तो क्या करते? पलायन के अतिरिक्त हमारे पास क्या चारा था? सड़कें, बिजली और टेलीफोन हमें रोटी नहीं दे सकते थे। उस समय खंड विकास कार्यालयों की बड़ी भूमिका रही। इन विकास खंडों ने गांव के किसानों की महिला मंडलों और युवक मंडलों के माध्यम से बहुत सहायता की। मैं उन दिनों गौरा महिला मंडल की अध्यक्ष थी। रामपुर बुशहर विकास खंड से हमें सब्जियों के बीज, खाद और कीटाणुनाशक बिना मूल्य के मिलते थे, जो महिलाओं में बांट दिए जाते, जिनसे कुछ सहारा तो अवश्य ही मिलता था। लेकिन बिना पानी के सब्जियां भी कैसे उगाते, क्योंकि गांव के जल स्रोत सूखने लगे थे। धीरे धीरे सारे बाग सूख गए और जल विद्युत परियोजना में पूरी तरह धीरे धीरे सारे बाग सूख गए और जल विद्युत परियोजना भी पूरी हो गई। पहाड़ तोड़ना बंद हो गया। अब ना तो यहाँ धमाके हैं न भूकंप। लोगों ने फिर से बाग लगाए। सुना है अब फिर वर्षा होने लगी है, बर्फ पड़ने लगी है। हाँ, इलाका फिर हरा भरा हो गया है। पर मैं अब भी गिरमिटियां हूँ, फिर भी खुश हूँ कि मेरा गांव हरा भरा है। सरकार क्या करेगी, ये तो नेताओं और गणमान्यों की जेब में पड़ी होती है। ऐसे में यदि आम किसान के काम कोई आता है तो स्वयं सेवी संस्थाएं ही है या किसान का अपना विवेक, हिम्मत और श्रम। मेरा मानना है कि किसान इन 3 पर भरोसा करे तो उसे सरकारी अनुदान की आवश्यकता ही नहीं है। ये थी एक गांव की कहानी। इसे लिखा आशा शैली ने।